जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का अगेन हरियाणा ग्रुप डी 2026 की हरियाणा जीके की क्लास में हमारी धाकड़ सीरीज के अंदर आज हरियाणा जीके की क्लास नंबर 4 है। सभी पीवाईक्यू 25/25 नंबर की तैयारी डेली सुबह 7 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है आपके अपने चैनल आईक्यू स्टडी सेंटर पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो क्लास जरूर ज्वाइन करें, लास्ट तक क्लास को देखें। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपको बता देता हूं हमारी क्लासेज का जो टाइम है। हरियाणा जीके की जो क्लास है, साथ में बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे कि सर हरियाणा करंट अफेयर्स भी करवाइए। हरियाणा करंट अफेयर्स आपको मंथली करवाई जाएगी, 10 दिन का काम है हरियाणा करंट अफेयर्स कराने का। तो बीच बीच में आपको, जैसे अभी मैंने मई की डाली थी, पूरे मई की एक बार में करा दी, पूरे अप्रैल 2026 की एक बार में, इस तरीके से आपको करवा दी जाएगी बीच बीच में। तो डेली सुबह 7 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है हरियाणा जीके की। जीके जीएस की सुबह 11 बजे, साइंस की 2 बजे और मैथ की 9 बजे। अगर आप हरियाणा ग्रुप डी कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो 8813058810 इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका प्राइस 230 रुपीज रहेगा। ऑल पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेंगे विद हरियाणा करंट अफेयर 2 साल की आपको मिलेगी। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था, एक क्वेश्चन आपको लास्ट में होमवर्क के रूप में मिलता है। किस वर्ष हर्षवर्धन थानेसर के शासक बने थे? 590, 606, 621 या 692? तो राइट ऑप्शन रहेगा 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी के अंदर शुरू हुआ था और इनके पिता थे, इनके पिता का जो नाम था वो थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन इनके पिता का नाम था और इनके भाई का नाम था राज्यवर्धन। इनके भाई का नाम था राज्यवर्धन। तो इनके भाई की मृत्यु और इनके पिता की मृत्यु, प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेसर की गद्दी पर बैठा था हर्षवर्धन। और ये कब बैठा था? 606 ईस्वी के अंदर बैठा था, 606 ईस्वी के अंदर। हर्षवर्धन के जन्म की अगर मैं बात करूं, कब हुआ था? 590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका दूसरा नाम, जो हवेनसांग चीनी यात्री आया था, उन्होंने हर्षवर्धन को जो नाम दिया था वो दिया था शिलादित्य। तो इनका दूसरा नाम क्या था? शिलादित्य। ये कौन से धर्म के अनुशासक थे? शैव धर्म के अनुशासक थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। और कौन से भगवान के उपासक थे? भगवान शिव के उपासक थे। ठीक है। और इसी के शासनकाल में चीनी यात्री आया था जिनका नाम था हवेनसांग। चीनी यात्री हवेनसांग किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और 635 से लेकर 644 ईस्वी, यानी कि लगभग 9 साल तक वो हरियाणा के थानेसर के अंदर रहा था। ठीक है। और हर्षवर्धन ने अपनी पहली राजधानी थानेसर को बनाई थी, जबकि उन्होंने दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया था। दूसरी राजधानी कौन सी बनाई थी? कन्नौज बनाई थी। हर्षवर्धन का अंतिम अभियान कौन सा था? गंजम अभियान। गंजम कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है। गंजम अभियान जो है हर्षवर्धन का अंतिम अभियान था। 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे पहला संदर्भ 1328 में एक संस्कृत शिलालेख के अंदर पाया गया, जो कि भूमि को बताता है। यानी कि हरियाणा को किसकी भूमि कहा गया है? धरती पर स्वर्ग की भूमि। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यह अभिलेख मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित बताया गया है। ये जो अभिलेख है, संस्कृत शिलालेख या अभिलेख, किससे संबंधित बनाया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित बताया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक। और हरियाणा का सबसे पहला जो संदर्भ है 1328 ईस्वी में, यानी कि हरियाणा के बारे में पूरा का पूरा जो विवरण 1328 ईस्वी में एक संस्कृत शिलालेख पाया गया था, जिसमें हरियाणा को धरती पर स्वर्ग बताया गया है। ये जो अभिलेख है दिल्ली या पालम बावली अभिलेख है, जो संस्कृत भाषा में 1328 के अंदर अंकित किए गए थे, यानी कि दिल्ली अभिलेख। ये जो संस्कृत शिलालेख पाए गए हैं ये दिल्ली अभिलेख हैं, जो 1328 ईस्वी में अंकित किया गया था। तो एक संस्कृत शिलालेख जिसके अंदर हरियाणा को धरती पर स्वर्ग की भूमि बताया गया है। निम्न क्षेत्रों में से कौन सा योद्धेगण की राजधानी थी? तो योद्धेगण की राजधानी इनमें से कौन सी थी? राइट ऑप्शन रहेगा प्रकृतनाक। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा में जो एक गणराज्य है, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ये शुरू हुआ, जिसमें हरियाणा को 4 बड़े गणराज्यों में विभाजित किया गया था। 4 बड़े गणराज्य कौन से थे? एक योद्धे गणराज्य था, अर्जुनायन गणराज्य, अर्जुनायन, कुणिंद गणराज्य, कुणिंद, और एक अगर गणराज्य। यानी कि हरियाणा को 4 गणराज्यों के अंदर विभाजित किया गया था, योद्धे, कुणिंद, अर्जुनायन
और अगर गणराज्य, ठीक है। योद्धे गणराज्य सबसे बड़ा गणराज्य था। योद्धे गणराज्य जो था वो सबसे बड़ा गणराज्य था, सबसे बड़ा, ठीक है। और इसकी जानकारी, योद्धे गण की जो जानकारी है, योद्धे गणराज्य की जानकारी एक शक वंश के शासक थे जिनका नाम था रुद्रदामन। शक वंश के शासक रुद्रदामन, और उनका अभिलेख है गुजरात के अंदर जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। पाणिनि की एक पुस्तक है, पाणिनि की एक पुस्तक अष्टाध्यायी, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, जिसमें गणराज्य के लोगों को आयुधजीवी शब्द उनके लिए यूज किया गया पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी के अंदर योद्धे गण के राज्यों के लिए, ठीक है। और योद्धे गण की राजधानी कौन सी थी भाई? योद्धे गण की जो राजधानी थी वो थी नौरंगाबाद। नौरंगाबाद, और नौरंगाबाद कहां पर है? नौरंगाबाद है भिवानी जिले के अंदर, ठीक है। यानी कि नौरंगाबाद को ही परकृतनाग कहा जाता था, परकृतनाग, ठीक है। और 1936 में बिरबल साहनी थे जिनके द्वारा खोखराकोट से योद्धियों के सिक्के प्राप्त हुए थे। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1936 में बिरबल साहनी के द्वारा खोखराकोट रोहतक के अंदर, खोखराकोट कहां पर है? रोहतक के अंदर खोखराकोट, जहां से हमें योद्धियों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कुणिद गणराज्य। कुणिद गणराज्य सबसे बड़ा था योद्धे, उसके बाद कुणिद गणराज्य। कुणिद गणराज्य, इसमें अंबाला और कुरुक्षेत्र जो अक्षेत्र था वो आता था, अंबाला और कुरुक्षेत्र। और कुणिद गणराज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? अंबाला उसकी राजधानी थी। और कुणिद काल के जो सिक्के हैं, कुणिद कालीन सिक्के हरियाणा में कहां से मिले हैं? कुणिद कालीन सिक्के हरियाणा में अंबाला के अंदर आता है एक तहसील नारायणगढ़ से मिले हैं। और शुद्ध यानी कि यमुना नगर से कुणिद कालीन सिक्के मिले हैं। एक था अर्जुनायन गणराज्य, जिसकी राजधानी क्या थी? महेंद्रगढ़ अर्जुनायन गणराज्य की राजधानी थी। और एक था अगर गणराज्य, जिसकी राजधानी थी अगरोहा। अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? अगरोहा। तो कौन सा योद्धे गण की राजधानी थी? परकृतनाग, यानी कि नौरंगाबाद भिवानी। नेक्स्ट है, योद्धे गण का काल सामान्यतः कौन सा माना जाता है? हड़प्पा कालीन, मौर्योत्तर कालीन, गुप्त उत्तर कालीन या मध्यकालीन? तो राइट ऑप्शन रहेगा मौर्योत्तर कालीन, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। योद्धे गण का जो काल है वो मौर्योत्तर कालीन माना जाता है, क्योंकि योद्धे गण का जो शुरुआत है वो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ही 4 गणराज्यों के अंदर बटा था, योद्धे, अर्जुनायन, कुणिद और अगर गणराज्य। नेक्स्ट, निम्न में से हरियाणा के किस स्थान से प्राक, विकसित और उत्तर सैंधव तीनों कालों के अवशेष सतर प्राप्त हुए हैं? वो हमें प्राप्त हुए हैं भगवानपुरा। और ये भगवानपुरा कहां पर है? एक गांव है, ये पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर। तो भगवानपुरा कुरुक्षेत्र से हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। भगवानपुरा गांव गग्गर हकरा नदी के किनारे बसा हुआ था। गग्गर हकरा नदी के किनारे बसा हुआ था, गग्गर हकरा नदी। और इसका जो पुराना नाम क्या था? बागपुर। भगवानपुर का पुराना नाम क्या था? बागपुर इसका पुराना नाम था, ठीक है। और भागपुर पुराना नाम था। और इसकी जो खोज है, भगवानपुर की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? जेपी जोशी के द्वारा की गई थी, जेपी जोशी। और इसकी खुदाई का कार्य 1975-76 में इसकी खुदाई का कार्य किया गया था। और कुणाल मैंने आपको बता दिया कहां पर है? फतेहाबाद के अंदर है कुणाल। हकड़ा संस्कृति से संबंधित स्थल है, हकड़ा संस्कृति 1986 में खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बहुत बार बता चुका हूं, JS खत्री और M आचार्य के द्वारा की गई थी। हरियाणा में सबसे पहले लोगों के बसने का प्रमाण हमें कुणाल, फतेहाबाद से मिलता है। एक आपका आता है बनावली भी कहां पर है? फतेहाबाद के अंदर, जिसकी खोज 1973-74 में इसकी खोज की गई थी, रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। बनावली से अध जले जो मिले हैं, जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी का हल की आकृति वहां से मिली है, विचित्र पशु की आकृति हमें यहाँ से मिली है। राखी गढ़ी अभी हांसी के अंदर आता है, पहले हिसार के अंदर आता था। हरियाणा का हांसी जो है जब से 23वां जिला बना है
हरियाणा का हांसी जिला 23वां जिला बना है और ये कब बना है? 25 दिसंबर 2025 को बना है, जिसकी घोषणा कब की गई थी? 16 दिसंबर 2025 को की गई थी, लेकिन बना कब है? 25 दिसंबर 2025 को। राखीगढ़ी यानी कि इसकी खोज 1963 में प्रोफेसर सूर्यभान थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, उनके द्वारा इनकी खोज की गई थी। सफलतम खुदाई का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर अमरेंद्र नाथ दत्त। अमरेंद्र नाथ दत्त सफलतम खुदाई का जो श्रेय है इनको जाता है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है। और यहाँ पर हरियाणा यानी कि हरियाणा प्रदेश का राज्य स्तरीय संग्रहालय बनाया जाएगा। राज्य स्तरीय संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा? राखीगढ़ी हांसी के अंदर। राज्य में कुषाण कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? राइट ऑप्शन रहेगा रोहतक। कुषाण कालीन मूर्तियां मैंने आपको बताया कहां से मिली थी? खोखरा कोट रोहतक से मिली थी। खोखरा कोट रोहतक से लाल पत्थरों से बनी होती थी। इसके अलावा और हमें जो कुषाण कालीन मूर्तियां हैं कहां से मिली हैं? सौंध। सौंध कहां पर पड़ता है? सौंध पड़ता है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में। और कहां से मिली हैं? एक मिली हैं सांधेल। सांधेल कहां पर पड़ता है? गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम, सांधेल, सौंध, फरीदाबाद, खोखराकोट, रोहतक से कुषाण कालीन मूर्तियां मिली हैं। भिवानी के नौरंगाबाद से हमें एक मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली थी? नौरंगाबाद से। भिवानी के नौरंगाबाद से महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली थी। महात्मा बुद्ध की मूर्ति। मिथ्याथल से भी कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। मिथ्याथल। मिथ्याथल कहाँ पर है? भिवानी के अंदर। यहाँ से हमें कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, मूर्तियां नहीं सिक्के प्राप्त हुए हैं। हरियाणा में सबसे प्राचीन जो मूर्तियां हैं किसको कहा गया है? यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां, सबसे प्राचीन मूर्तियां। और ये कहाँ से मिली थी? होडल और हथिन से मिली थी, ठीक है। होडल और हथिन से मिली थी। होडल और हथिन, पलवल, ठीक है। यहाँ से हमें यक्ष यक्षिणों की मूर्तियां हरियाणा में प्राप्त हुई थी, सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं। किस चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी में हरियाणा की यात्रा की थी? तो मैंने आपको बता दिया, हवेनसांग आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। 629 ईस्वी में दूसरा चीनी यात्री हवेनसांग भारत में आया था। 629 ईस्वी से 644 ईस्वी तक ये भारत में रहा। हरियाणा में 635 से लेकर 644 ईस्वी तक रहा और लगभग 9 वर्ष तक ये हरियाणा में रहा। और इन्होंने थानेसर का वर्णन किया है अपनी पुस्तक CUK के अंदर। पूरी यात्रा, भारत की पूरी यात्राओं का जो वर्णन है CUK नामक पुस्तक के अंदर किया है। इस पुस्तक के अंदर हरियाणा के कौन कौन से शहरों का वर्णन किया गया? थानेसर का वर्णन किया गया है, टोहाना का वर्णन किया गया है, शुद्ध यमुनानगर का वर्णन किया गया है। मेगास्थनीज कौन थे? मेगास्थनीज एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार थे, यूनानी, ठीक है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा, इंडिका, ठीक है। इंडिका नामक पुस्तक के अंदर उन्होंने भारत का वर्णन किया है मेगास्थनीज ने, ठीक है। और मेगास्थनीज जो है दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का लिखित विवरण छोड़ा है। यानी कि भारत में बाकी सब तो मौखिक चीजें हैं, लेकिन लिखित विवरण छोड़ने का काम किसने किया है? मेगास्थनीज ने किया है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी में हरियाणा की यात्रा की थी, हवेनसांग ने की थी और हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पूछा गया है कि हरियाणा राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल इनमें से कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पूछा गया है तो दुर्जनपुर, आदिबद्री, हसनपुर, बनावली। डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है बनावली। बनावली कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर है, फतेहाबाद, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है। और बनावली की जो खोज है वो कब की गई थी? 1973-74 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? RS बिस्ट के द्वारा की गई थी, रविंदर सिंह बिस्ट के द्वारा की गई थी, ठीक है। और कहां पर स्थित था ये? सरस्वती नदी की एक सहायक नदी है। सरस्वती नदी की सहायक नदी रंगोई नदी के किनारे स्थित था, रंगोई नदी के। और वर्तमान में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है बनावली। यहाँ से हमें क्या क्या मिले थे आपको बताया था, अध जले जो यहाँ से मिले, अध जले जो। और हमें यहाँ से हल की आकृति मिली है और जुता हुआ खेत के साक्ष्य, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, जुता हुआ खेत के साक्ष्य भी हमें बनावली फतेहाबाद से मिले हैं, ठीक है। और बनावली से हमें जल निकासी का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। एक और आपका आता है फरमाना। फरमाना कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है, महम तहसील के अंदर आता है, रोहतक के अंदर,
जिसकी जो खोज है और जो खुदाई है उसका कार्य 2007 से 2009 के बीच में किया गया। एमडीयू के छात्र हैं, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं डॉक्टर विवेक दांगी। डॉक्टर विवेक दांगी, डॉक्टर विवेक दांगी के द्वारा फरमाना रोहतक की खुदाई। और एक है डॉक्टर वसंत शिंदे, डॉक्टर वसंत शिंदे और विवेक दांगी के द्वारा फरमाना रोहतक की खुदाई का कार्य किया गया, हरियाणा में खोजा गया। दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, वैसे सबसे बड़ा कौन सा, राखीगढ़ी हांसी में, और दूसरा कौन सा है, फरमाना रोहतक के अंदर। और फरमाना का जो प्राचीन नाम था वो कौन सा था, दक्षखेड़ा। फरमाना का प्राचीन नाम कौन सा था, दक्षखेड़ा। मिट्टी के बर्तनों के साथ में लोगों के दफनाए जाने के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नौरंगाबाद, मित्थाथल, राखीगढ़ी और कई स्थानों पर उत्खनन ने हमें क्या दिखाया है? उत्खनन ने हमें यही दिखाया कि वहां पर हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण हमें मिले हैं। ठीक है, नौरंगाबाद का प्राचीन नाम क्या था, प्राकृतनाक। प्राकृतनाक जो किसकी राजधानी थी, प्राकृतनाक, प्राकृतनाक। ठीक है, ये राजधानी थी योद्धेगण की राजधानी, योद्धेगण की राजधानी थी प्राकृतनाक, नौरंगाबाद भिवानी के अंदर। मित्थाथल भी भिवानी के अंदर 1968 में डॉक्टर सूरजभान के द्वारा इसकी जो है खोज की गई थी। चांदी का भाला, चांदी की चूड़ियां, मकान, रसोई, हारा, चूल्हा, ये सब मित्थाथल भिवानी से मिले हैं। राखीगढ़ी की बहुत बार बता दिया, 1997 से लेकर 1999 के दौरान डॉक्टर अमरेंद्र नाथ दत्त के द्वारा जो है इसकी सफलतम खोदाई की गई थी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है राखीगढ़ी हांसी के अंदर। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो अभी तो आपको बता के हटा में बनावली है, सरस्वती नदी के बाएं तट पर स्थित। अभी घग्गर नदी 1973-74 में रविंदर सिंह वेस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अधजलें जो विचित्र पशु की आकृति, मिट्टी से बने हुए हल की आकृति, जुते हुए खेत का साक्ष्य हम सब बनवाली से मिला है। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार किसके द्वारा पुष्टि होती है? सारनाथ स्तंभ या सांची स्तूप, टोपरा अभिलेख या कुरुक्षेत्र? तो राइट ऑप्शन रहेगा टोपरा अभिलेख। सबसे पहले जो ये टोपरा गांव है ये कहां पर पड़ता है? यमुनानगर में। टोपरा गांव पड़ता है यमुनानगर में, जहां पर सम्राट अशोक के द्वारा यह जो गिरनार पहाड़ी है, गिरनार पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी कहां पर है? गुजरात के अंदर है। गिरनार पहाड़ी गुजरात से लाकर एक स्तंभ स्थापित किया गया था जिसको टोपरा अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, तो टोपरा गांव कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। सम्राट अशोक के द्वारा गिरनार पहाड़ी गुजरात से लाकर एक स्तंभ स्थापित किया गया था जिसे टोपरा अभिलेख कहा जाता है। और इसे अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार की पुष्टि होती है। उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का उपयोग इसी अभिलेख के अंदर किया है। एक आता है पेहवा अभिलेख, जिसको 9वीं शताब्दी का भोजदेव का अभिलेख कहा जाता है, भोजदेव का अभिलेख। ठीक है, और भोजदेव अभिलेख से हमें पेहवा से घोड़ों के व्यापार की जानकारी, मंदिर के निर्माण की जानकारी, मंदिर के निर्माण की जानकारी भोजदेव के अभिलेख से मिलती है। तो टोपरा अभिलेख आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, टोपरा स्तंभ पर किस शासक के 3 अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं? राइट ऑप्शन रहेगा विग्रहराज चतुर्थ, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह माना जाता है कि भीष्म की प्यास बुझाने के लिए हरियाणा के इस गांव में अर्जुन ने गंगा को प्रकट किया था। तो वो है नरकातारी। नरकातारी तीर्थ आपने सुना होगा, कुरुक्षेत्र के अंदर है, जहां पर अर्जुन ने भीष्म की प्यास बुझाने के लिए बाण मारकर, धरती के अंदर बाण मारकर पानी की धारा निकाली थी। और ये गांव कुरुक्षेत्र जिले में थानेसर के पास में स्थित है। ठीक है, पराची तीर्थ कुरुक्षेत्र, ये भी कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है। कुरुक्षेत्र जिले में यहाँ पर जो देवव्रत भीष्म पितामह थे उनकी माता गंगा के द्वारा स्नान करके अपने पाप धोए थे। स्नेहित सरोवर भी कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है स्नेहित सरोवर। यहाँ पर सूर्य ग्रहण पर स्नान करने पर मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। कुछ पाप किए हैं तो चले जाओ स्नेहित सरोवर के ऊपर। भगवान विष्णु का स्थायी निवास, भगवान विष्णु का स्थायी निवास भी किसको माना जाता है? स्नेहित सरोवर को भी। राजपुरा बहन तो जींद के अंदर आता है। ठीक है, तो माना जाता है भीष्म की प्यास बुझाने के लिए नरकातारी आ जाएगा।
स्नीत सरोवर, प्राची तीर्थ और नरकातार, ये सब कुरुक्षेत्र के अंदर हैं। निम्न में से भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? बहुत बार आपको बता दिया, इसके बारे में तो जानकारी शायद मैंने आपको बार बार नहीं देनी चाहिए। राखी गढ़ी अभी हांसी के अंदर आता है। गग्गर नदी के किनारे ये बसा हुआ था। और डॉक्टर एम फड़के, एक नाम है डॉक्टर एम फड़के, जिसके द्वारा राखी गढ़ी को पूर्वी हड़प्पा की राजधानी बताया गया है। पूर्वी हड़प्पा की राजधानी राखी गढ़ी को किसने बताया? डॉक्टर एम फड़के ने। 1963 में सूरजभान के द्वारा इसकी खोज की गई थी, जबकि जो इसकी खुदाई का जो श्रेय है वो किसको जाता है? 1997 से 99 में अमरेंद्र नाथ दत्त को जाता है। अमरेंद्र नाथ दत्त को इसकी खुदाई का सफलतम श्रेय जाता है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। 4500 साल पहली सभ्यता के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्रेमी जोड़े का कंकाल, नर मादा का कंकाल, ठीक है। और राखी गढ़ी के अंदर प्रदेश का राज्य क्षत्रिय संग्रहालय बनाया जा रहा है। कुणाल भी कहाँ पर पड़ता है? कुणाल आपका फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। 1986 के अंदर जे एस खत्री और एक नाम था एम आचार्य। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है। एम आचार्य के द्वारा 1986 में जे एस खत्री और एम आचार्य के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और एक आपका आता है भिरडाना बनावली, मैंने आपको बता दिया फतेहाबाद, तो भिरडाना भी कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर है, फतेहाबाद के अंदर है, ठीक है। जिसकी स्थल की खुदाई का जो श्रेय है वो 2003 में एल.एस. राव के द्वारा की गई थी। एल.एस. राव किसे संबंधित? तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व हड़प्पाई विभिन्न प्रकार की सजावटी आकृतियां और हस्तकला के साथ गोड़ बनाने में कुशल थे, वो थे बनावली फतेहाबाद। 1973 से 1974 में R.S. बिष्ट के द्वारा बनावली फतेहाबाद की जो है खोज की गई थी। और इससे संबंधित तीसरी शताब्दी तो मैंने आपको बताया बनावली। सरस्वती नदी की सहायक नदी बनावली फतेहाबाद के अंदर है। सरस्वती नदी की सहायक नदी रंगोई नदी के किनारे ये स्थित था। वर्तमान में ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन, सजावटी आकृतियां, हस्तकला के साथ भांड है यानी कि जो बर्तन है उनके बनाने में कुशल थे। हरियाणा को पहले किस नाम से जाना जाता था? हरियाणा को पहले बर्मावर्त के नाम से जाना जाता था, ठीक है। देखिए अथर्ववेद या मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहा गया है? हरियाणा को बर्मा कहा गया है। हरियाणा को ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा गया, ब्रह्म ऋषि प्रदेश। हरियाणा को बर्मा की उत्तरवेदी कहा गया है, बर्मा की उत्तरवेदी हरियाणा को कहा गया है। और बर्मावर्त प्रदेश कहा गया है, बर्मावर्त प्रदेश कहा गया। तो हरियाणा को पहले बर्मावर्त के नाम से जाना जाता था। और अथर्ववेद मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्म ऋषि प्रदेश, बर्मा की उत्तरवेदी, बर्मावर्त के नाम से जाना गया है। दो नदियां सरस्वती और दृश्यदवती, ठीक है, जिसके बीच के क्षेत्र को सरस्वती और दृश्यदवती नदी के बीच के क्षेत्र को बर्मावर्त के नाम से दर्शाया गया, बर्मावर्त के नाम से। ऋग्वेद के अंदर हरियाणा को क्या कहा गया? ऋग्वेद के अंदर हरियाणा को रजत हरियाणा कहा गया है, रजत हरियाणा कहा गया है। महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया? महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक की संज्ञा दी गई है, बहुधान्यक की संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट है राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? तो वर्धन वंश की राजधानी थी थानेसर, ठीक है। राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन। राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी थानेसर थी। और दूसरी राजधानी कौन सी थी? दूसरी राजधानी थी कन्नौज। हर्षवर्धन ने बनाई थी अपनी राजधानी कन्नौज। राजा प्रभाकर वर्धन 605 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी, राजा प्रभाकर वर्धन की। तब इनके बड़े बेटे राज्यवर्धन दूसरे राजा बने। फिर उसके बाद में एक मालवा के शासक थे, मालवा शासक, और एक थे गौड़ शासक, मालवा शासक और गौड़ शासक। इन्होंने कन्नौज पर हमला कर दिया, दोनों ने मिलकर कन्नौज के ऊपर हमला करते हैं। और राज्यवर्धन जो द्वितीय हैं वो कन्नौज जाते हैं और शशांक के द्वारा उनकी मृत्यु कर दी जाती है, राज्यवर्धन की, जो प्रभाकर वर्धन के बड़े भाई थे। फिर राज्यवर्धन छोटे भाई इनके हर्षवर्धन 606 ईस्वी के अंदर
राजा बनता है और 606 से 647 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। पहली राजधानी उन्होंने थानेसर को बनाया, बाद में कन्नौज को बनाया। नेक्स्ट है, हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार किसके द्वारा पुष्ट होता है? राइट ऑप्शन रहेगा टोपरा। टोपरा अभिलेख के माध्यम से हरियाणा में अशोक के प्रशासन के बारे में, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में जानकारी मिलती है। और टोपरा अभिलेख यमुना नगर के अंदर टोपरा गांव में देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया गया है। देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र कहां पर स्थापित किया गया? यमुना नगर के टोपरा गांव के अंदर। ठीक है। एक और बौद्ध स्तूप है चनेट्टी बौद्ध स्तूप। चनेट्टी बौद्ध स्तूप भी कहां पर है? चनेट्टी बौद्ध स्तूप, ये भी यमुना नगर के अंदर है, चनेट्टी बौद्ध स्तूप। ठीक है। और एक है शुद्ध यमुना नगर, ये सभी बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बने थे। सांची का स्तूप भी भगवान बुद्ध के अवशेषों का घर है, और सांची का स्तूप कहां पर है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे हरियाणा का पूरा प्राचीन जो इतिहास है आपके यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मध्यकालीन इतिहास हरियाणा का। क्वेश्चन आपके सामने पहला, मुगल पुल सराय ख्वाजा हरियाणा के जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्मारक है। मुगल पुल सराय ख्वाजा कहां पर स्थित है? फरीदाबाद के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फरीदाबाद जिले का गांव है सराय ख्वाजा, जहां पर लगभग 300 वर्ष पहले, 300 वर्ष पुरानी एक सराय, जिसके नाम पर गांव का नाम सराय ख्वाजा पुरा। ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे 44 पर सराय ख्वाजा के पास नाले के ऊपर एक बना हुआ पुल है, एक अच्छी कलाकृति में बना हुआ है। ठीक है। ये जो पुल है ये मुगल ओवरब्रिज या बुढ़िया नाला के नाम से जाना जाता है। बुढ़िया नाला या मुगल ओवरब्रिज के नाम से या बुढ़िया नाला के नाम से जाना जाता है। नेशनल हाईवे 44 पे ये बना हुआ है। तो मुगल पुल सराय ख्वाजा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? फरीदाबाद के अंदर है। 1556 में किसका युद्ध हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एचएसएससी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 1556 में पानीपत का युद्ध हुआ था। 5 नवंबर 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है। किसके बीच में लड़ी गई थी दूसरी लड़ाई? अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें जीत किसकी हुई थी? अकबर की इसके अंदर जो है विजयी हुई थी। अकबर के सेनापति का क्या नाम था? अकबर के सेनापति का नाम था बैरम खां। अकबर के सेनापति का नाम था बैरम खां। और अकबर के समय में ही हरियाणा में पुलिस थानों की शुरुआत की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में पुलिस थानों की जो शुरुआत है किसके शासनकाल में की गई थी? अकबर के शासनकाल में की गई थी। ठीक है। त्रावड़ी यानी कि जिसको आप त्राइन बोलते हैं, जिसका युद्ध 1191 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 ईस्वी में त्राइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की। फिर त्राइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 ईस्वी में, ये भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, और इसमें जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गोरी की। त्रावड़ी यानी कि त्राइन पहला युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसके अंदर पहले युद्ध में त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। 1192 में त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसके अंदर विजय हुई थी मोहम्मद गोरी की। त्राइन की दूसरी लड़ाई जब हुई तो उसमें जीत के साथ में ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मुस्लिम सत्ता कब आई थी? त्राइन की दूसरी लड़ाई के बाद में आई थी। फिर त्राइन का तीसरा युद्ध भी लड़ा गया था, 1215 ईस्वी में लड़ा गया था। 21 के बीच में लड़ा गया था, ये इल्तुतमिश के बीच में लड़ा गया था, और एक नाम था इल्तुतमिश और एल्दोज के बीच में 1215 में त्राइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया था, जिसमें इल्तुतमिश की जीत हुई थी और एल्दोज की इसके अंदर हार हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में तोमर राजवंश के शासनकाल में किसने आक्रमण किया था? तो हरियाणा में तोमर राजवंश के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने 2 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? 2 बार आक्रमण किया था। पहली बार 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने नारायणगढ़ जो
तहसील है किसके अंदर है, अंबाला के अंदर है, नारायणगढ़ अंबाला। और दूसरी बार 1014 ईस्वी में थानेसर पर आक्रमण किया था, थानेसर पर। इसी आक्रमण के बाद महमूद गजनवी के द्वारा थानेसर में स्थानेश्वर महादेव मंदिर को लूटा गया था। स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। और इसी युद्ध के दौरान, इन्हीं आक्रमण के दौरान थानेसर में स्थानेश्वर महादेव मंदिर और एक मंदिर था लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है, यहाँ पर स्थित चक्कर स्वामी की मूर्ति को तोड़ा गया था, चक्कर स्वामी मूर्ति को तोड़ा गया था इनके द्वारा, ठीक है। इसलिए महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक कहा जाता है, मूर्ति भंजक की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसने मूर्तियों को तोड़ा था, चक्कर स्वामी की मूर्ति को। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा में बीरबल का छत्ता कौन से स्थान पर है? हरियाणा में बीरबल का छत्ता नारनौल के अंदर है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नारनौल कहाँ पर है मेरे दोस्तों? महेंद्रगढ़ के अंदर है नारनौल, जिसका जो निर्माण है, जो बीरबल के छत्ते का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? राय मुकुंद दास के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसलिए पहले से राय मुकुंद दास के छत्ते के नाम से भी जाना जाता था जो बीरबल का छत्ता है। बाद में इसका नाम बीरबल का छत्ता पड़ा क्योंकि बीरबल अपने कामकाज के लिए, जो भी कामकाज का उसका सिलसिला होता था, जिसे मिलना होता था, यहाँ पर आके वो विश्राम किया करते थे, आराम किया करते थे, ठीक है। और किले जैसा एक महल जैसा आपको ये दिखता है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये नष्ट भी हो रहा है क्योंकि इसका जो देखरेख अच्छे तरीके से नहीं हो रही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। हरियाणा में गुजरी महल हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? गुजरी महल हरियाणा के हिसार जिले के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था भाई? फिरोज शाह तुगलक। गुजरी महल की जो स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कब? 1354 ईस्वी में। इनकी पत्नी का नाम था गुजरी, तो पत्नी गुजरी के नाम पर इसको बनवाया गया था, ठीक है। पत्नी गुजरी किसकी पत्नी थी? फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए हिसार ए फिरोजा किला के नाम से जाना जाता था। हिसार को हिसार ए फिरोजा के नाम से किले में एक महल बनवाया गया था। और इस किले के 4 मुख्य दरवाजे थे, मैं आपको बता रहा हूँ 4 मुख्य कौन कौन से दरवाजे थे। दिल्ली गेट था, एक मोरी गेट था, इसके 4 दरवाजे थे, दिल्ली गेट, मोरी गेट और नागौरी गेट। अभी भी आप हिसार के अंदर सुनते होंगे इन चीजों को, नागौरी गेट और एक तलाकी गेट, ये गेट थे मेरे दोस्तों, ठीक है। और इसी महल के अंदर एक मस्जिद है, लाठ की मस्जिद है। तो लाठ की मस्जिद भी कहाँ पर है? हिसार के अंदर है, गुजरी महल के अंदर है। और 20 फीट ऊंची लगभग ये मूर्ति है, बलुआ पत्थर से ये बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट, किसने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था? वो था राय मुकुंद दास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। राय मुकुंद दास के द्वारा बनाया गया महल जिसे बीरबल का छत्ता कहा जाता है, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है, ठीक है। और मुगल ऐतिहासिक स्मारक के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि उन स्मारकों में ये सबसे बड़ा है मुगल ऐतिहासिक के टाइम की। हरियाणा सरकार के द्वारा किसके समीप स्थित है काला अम्ब स्थान को वॉर हीरो मेमोरियल यानी कि युद्ध नायक स्मारक के रूप में विकसित किया गया है? वो है पानीपत, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई और उसकी जो गाथा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई का जो पूरा विवरण है उसको डिजिटल करने के लिए वॉर मेमोरियल का मॉडल कौन से देश से लिया गया है? स्पेन देश से लिया गया है, ठीक है। और इसमें युद्ध के मैदान का आपको पूरा आभास होगा कि कैसे कैसे युद्ध लड़ा गया था, घोड़ों की आवाज सुनाई देगी, ठीक है। और इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। देश का पहला डिजिटल वॉर मेमोरियल होगा, हांसी में स्थित असीगढ़ का किला जिसका पुनर्निर्माण 12वीं सदी में करवाया गया, किस नाम से भी उसको जाना जाता है? देखो असीगढ़ के किले को तलवार के किले के नाम से भी जाना जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हिंदू शासक थे प्राचीन काल में उनको तलवार बनाने का ये प्रमुख केंद्र हुआ करता था, ठीक है। और जो हांसी का जो दुर्ग है, हांसी का जो किला है, असीगढ़ का जो किला है, इसको पहले
की गुणवत्ता यहाँ पे बहुत अच्छी थी, यानी कि अच्छी गुणवत्ता का लोहा यहाँ पर बनता था, इसलिए अच्छी अच्छी क्वालिटी की तलवारों का निर्माण यहाँ पर किया जाता था। विदेशों तक पूरी तलवार, यहाँ की तलवार की जो गुणवत्ता थी वो फेमस थी, इसलिए इसका नाम असीगढ़ का किला पड़ा था। और यहाँ पर तलवार बनाने की जो फैक्ट्री है, एक राजा थे जिनका नाम था द्रुपद, ठीक है, द्रुपद राजा के द्वारा यहाँ पर फैक्ट्री लगवाई गई थी। 1527 के खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? 1527 के खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था हसन खां मेवाती को। कब लड़ा गया था खानवा का युद्ध? 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। आगरा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर 35 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है खानवा गांव। खानवा गांव, यहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था। बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के। और इस युद्ध में राणा सांगा का जो साथ है वो हसन खां मेवाती ने दिया था, और ये मेवात के मुस्लिम राजपूत शासक थे। 17 मार्च 1527 को 17 मार्च 1527 को बाबर के साथ युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। और हसन खां मेवाती कौन सी जनजाति के अंतिम शासक थे? खानजादा जनजाति। खानजादा जनजाति के अंतिम शासक थे हसन खां मेवाती। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी ने त्राइन के दूसरे युद्ध में किसको हराया था? मोहम्मद गोरी ने त्राइन के दूसरे युद्ध में भाई पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। कब लड़ा गया था? 1192 में लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान को हराया था मोहम्मद गोरी ने, लेकिन 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, ठीक है। और इस युद्ध के बाद पूरे उत्तर भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई थी। पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया था, द्वितीय युद्ध जो है 1192 में उल्टा है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहा जाता था? इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में देना है कि किस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहा जाता था? अनंगपाल को, पृथ्वीराज चौहान को, राजा सूरजमल को, या जाटवा को? तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, वीडियो को हाइप किया करो। बाकी सभी क्लासेस का टाइम ये है हमारा। हरियाणा जीके की जो है आपको सुबह 7 बजे, जीके जीएस सुबह 11 बजे, साइंस 2 बजे और मैथ्स की 9 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।